आज हमारे दिल में जो ज्वालाएं जलती है, जो वासना की आग जलती है, जो विकार के भाव प्रज्वलित होते हैं, उसका कारण है। दो कारण ऐसे दिखते हैं, एक मॉरल लेस एजुकेशन और एक मीडिया एक्सपोजर। आग लगाई, वाट लगाई उन्होंने। मॉरल लेस एजुकेशन, एजुकेशन में कोई मॉरल की बात नहीं, कोई मॉरल की बात नहीं। और साथ में जो मीडिया का एक्सपोजर है, किसी को पता नहीं। एक जाते थे, एक जानी मानी लड़की थी, राजपुत्र देख रहे, उसको पहचान है कि ये ब्राह्मण, वो गली में रहने वाला ब्राह्मण, और उसकी ये दो लड़कियां हैं, बड़ी पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है, सब पता है, पहचान भी है। राजपुत्र किसी को नहीं पहचानेगा, सामने आएगा तो वो लड़की भी इसको नहीं पहचानेगा क्या? एक जान, जिसके सामने हम अनजाने नहीं थे, जिसके सामने हम अननोन नहीं थे, उसको देखते हुए भी मन में कुछ गलत विचार आया तो उसने पश्चाताप से किला उठाया और अपने जीवन को समाप्त किया। आज इस तरीके से आपको सिखाया जाता है कि आप अनजाने लोग को भी प्रपोज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। हाँ, शुभारंभ देखा है ना आपने? चॉकलेट मांगते हैं, लेते हैं, पूछते हैं। हाँ, क्या आपको मैं जानती हूँ? क्या आप हमको जानते हैं? हाँ, नहीं जानते, लेकिन मम्मी ने बोला था कि कुछ अच्छा काम करने से पहले मीठा हो जाए। इसको शुभारंभ बोलते हैं, शुभारंभ। तो कौन सा अच्छा काम करने आप जा रहे हो? नहीं, मैंने सोचा कि आपको घर तक छोड़ दूं। अच्छा, कैसा प्रपोजल है ना? कैसा लगता है? गुदगुदी होती है ना अंदर, सुनते ही लगता है कि काश मैं कब करूं ऐसा, कब करूं। ये इंस्टिगेशन है, एक इंस्टिगेशन है। अपने अंदर सोया हुआ एक सांप, उसको एक उठाने की कोशिश है, साजिश है। वो सोया हुआ है सांप, किसी के भी, आपके मेरे सबके मन में ये रहता है, लेकिन वो शांत है ना, तो शांत रहने दो। क्यों उसको कांडी चाल लगाते हो? क्यों उसको इशारत देते हो? क्यों उसके साथ शरारत करते हो? बुराइयां तो सबके दिल में बसी है, लेकिन अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेट में है तो उसको खत्म होने दो। उसको इंस्टिगेशन में क्यों लाते हो? एक्टिव मोड में क्यों लाते हो? बस ये एक तरीका है, शुभारंभ। ये शुभारंभ है या अशुभारंभ है? कोई लफड़े की शुरुआत होती है, इसको शुभारंभ कहते हैं। ये शुरुआत कैसे करना, देखने वाला सोचता है अच्छा, दो चीज इसमें सीखने मिलती है कि एक तो कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसके पहले चॉकलेट खाते हैं, हम पहले गुड़ खाते थे, हम पहले दही खाते थे, हम पहले कुछ ऐसा शुकन का द्रव्य लेते थे। और वैसे हमने तो, हमारी संस्कृति को इतने तक आगे हैं, हमने तो यहां तक सुना है, अरे आज क्या आंबिल का पचका लिया? हाँ, आज हमारा प्रवेश है ना, अच्छा एक मंगल कार्य है तो हम शुभारंभ में आंबिल करते हैं। अरे आप आंबिल करोगे? हाँ, आज वास्तु है, कुंभ रखा है और नए घर में रहने जाते हैं, तो आज हमने आंबिल का पचका लिया है। अरे आज आंबिल है क्या? हाँ, बेटे का विवाह तय करना है ना, आज फाइनल मीटिंग है, तो आज हम आंबिल करते हैं। मम्मी आंबिल करती है, पिताजी आंबिल करते हैं। एक अच्छे दिनों में आपके सीए की फाइनल की एग्जाम रहेगी ना, एवरी ऑल्टरनेट पेपर पे मम्मी एवरी ऑल्टरनेट डे पर आंबिल करती है, और आपके 8 पेपर, उनके 9 पद, देख लो आराधना करती है। आप सबको पता है ना, हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि शुभारंभ के पहले हम आंबिल करें। मीठा तो करने की बात नहीं, मीठा छोड़ने की बात है। त्याग का माहौल है हमारी संस्कृति में, लेकिन अगर मीठा भी मुंह करना है तो हम गुड़ से करते थे। गुड़ की जगह पर चॉकलेट कैसे आ गई? चॉकलेट कैसे आ गई? किसी की लड़की को उठा के ले जाना, किसी की लड़की को प्रपोज करना, अनजाने के लिए लफड़ा की शुरुआत करनी, ये शुभारंभ है नहीं, वाकई ये अशुभारंभ है। इसको शुभारंभ के हिसाब से टैग लगाकर पेश करना, ये भी दूसरी गलतफहमी है। आपके मन में सोच ये आती है कि अच्छा, तो ये तो हम भी कर सकते हैं, इफ ही कैन डू आई कैन डू, एवरीवन कैन डू। और फिर आप सोचोगे, ऐसी जल्दबाजी होती है, आपको गुदगुदी होती है। संस्कृति के प्रेमी तो ऐसे रहते हैं, ये देखकर अंदर से जलते हैं कि ये क्या, आग लगाते हैं हमारी संस्कृति को। किसी को पता नहीं कि एक एड के माध्यम से पूरे विचार को हम ध्वस्त कर सकते हैं। एक एड पेश करते हैं, वो एड के माध्यम से पूरी संस्कृति का चक्कर हम हटा सकते हैं। ये आपको पता नहीं है, ये सब ब्लैकमेलर्स है। ये जो संस्कृति के नाश करने की जो स्टाइल है, सुपर्ब स्टाइल, एक ऐसा विषय सर्कल पेश किया, आप हर एक एड को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा, घूम फिर कर आपको ऐसी जगह पर लेकर आएंगे। बस आप जाते हो, वल्लराज के बेटे को अंदर जरा जमा करना और देखता कि जाते जाते किसी के सामने नजर उठी तो याद करना कि ये कैसे हो सकता है। जाने हो या अनजाने हो, किसी के सामने ऐसी विकार की नजरों से हम क्यों देखें? लेकिन हमने किया तो कुछ नहीं। देखने में भी पाप है क्या? देखने में पाप नहीं है, देखने में पाप की शुरुआत है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर वाइसेस। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जीवन में, देखने में क्या हो गया, हमने सिर्फ देखा ना, दूसरा कुछ करा तो नहीं, किया तो नहीं किया। देखते हैं, दूसरी बार तीसरी बार स्माइल आती है, उसके बाद स्माइल थोड़ी ब्रॉड होती है, उसके बाद दोनों साइड में स्माइल आती है, फिर जरा एक्सटेंशन होता है, फिर
कुछ किताब देते हैं, कुछ पेन लेते हैं, कुछ नंबर एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं, खट्टा मीठा मैसेज देते और आदान प्रदान होता है, और फिर रेस्टोरेंट में आएंगे हमारे साथ, बात आगे बढ़ती है। किसी को पता नहीं कि ये क्या होता है। आपको एक पेन देती हूँ, एक पेन से आप कल से एग्जाम में जाएंगे ना, फाइनल एग्जाम है ना, तो हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इच्छा है, बड़े प्रेम से एक पार्कर पेन लाया हूं आपके लिए, ये पेन से लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ना नहीं बोल सकते ना, तो ले लिया। किसी को पता नहीं है कि दिस इज नॉट अ पार्कर, दिस इज मलिंगाज यॉर्कर। स्टंप उड़ गया, गए काम से, क्लीन बोल्ड, खत्म हो गई बात। और जो शुरुआत होती है इतनी डिस्ट्रक्टिव मैनर में, सिंपल स्टाइल है, सिंपल स्टाइल। कैसे जाते हैं, ऐसे फोटो ले लेते हैं, 15-20, ऐसे एक का फोटो नहीं सकते, 15-20 का फोटो ले लेते हैं, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। ग्रुप फोटो है ना, ले लिया, और फिर जाते हैं, देखते हैं जूम करके सब ध्यान से देखने का भी एक तरीका है, क्योंकि सबके बीच हम देख नहीं सकते ना। सबके बीच में तो हम भी बलराज के बेटे हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तब पता चलता है कि अंदर तो रावण बैठा है, रावण बैठा है। किसी को यहां से ग्रुप में से अकेले उठाकर आपके बेडरूम में लेके जाओ, तो रावण ने सीता का अपहरण किया कि नहीं किया। दिस इज डिजिटल किडनैपिंग, डिजिटल इंडिया का स्ट्रक्चर है। क्योंकि कल के दिन डिजिटल फॉर्मेट में है ना, तो फिजिकल किडनैपिंग की जरूरत नहीं है, डिजिटल किडनैपिंग। तो किडनैपिंग का क्लू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इश्यू बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। दिस इज प्योरली किडनैपिंग, ये डिजिटल किडनैपिंग कहना चाहिए। तो उठाते हैं सबको, ले लेते हैं सबको, किसी को भी उठा के लेके जाते हैं। पता नहीं ये कैसा लगा, कैसा चलता है, पूरा स्ट्रक्चर टूट रहा है सदाचार का। और ये टूटने में मॉरललेस एजुकेशन और मीडिया एक्सपोजर ने पूरी बात को इतना जलाया है, इतनी आग को फैलाया है कि किसी को पता भी तक नहीं है। शायद आपने सुना होगा, शुभम शिर्के की बात बनी थी थोड़े साल पहले, पूना में एक मर्डर हुआ था, और शुभम शिर्के की वो स्टोरी थी, बहुत दिनों, शायद महीनों तक पेपर में हेडलाइंस में चमकी। और उसके बाद उसने बोला था कि पूरी स्टोरी एक क्राइम सीरियल्स देखकर मैंने पूरा एक प्लॉट बनाया था, कैसे करे, कैसे पकड़े, कैसे स्टैप करे, कैसे मारे एक छोटे टीनेजर को। इतनी खून की साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई उसके दिमाग में, शैतान उसके दिमाग पे सवार हुआ। लेकिन वो पूरी साइकोलॉजी के निर्माता कौन थे? मीडिया एक्सपोजर। वो क्राइम सीरियल हमने देखी, वो क्राइम सीरियल देखते ही मन में ऐसा होने लगा, ये कौन है, ये कौन है, खत्म कर देते इसको, बीच में आने वाले ये कौन है। मैंने उसको खत्म, कैसे उठाना, कैसे स्टेप करना, कैसे ब्लड स्टेज को साफ करना, और क्लूलेस रहकर कैसे निकल जाना, पुलिस को कैसे उल्लू और लल्लू बनाना, सभी एविडेंस को कैसे गायब करना। ये सब एक छोटे बच्चे को आता है क्या? लेकिन आया क्राइम सीरियल से, मैंने सब पढ़ाई की। पूरा एक क्राइम का पूरा ट्यूशन जैसे कि मिलता है। किसी को पता नहीं कि मीडिया एक्सपोजर क्या बात लगाती है। अभी लास्ट मंथ में एक घटना बनी, शायद आपने पढ़ी होगी, अमरेली के अंदर। गुजरात में एक टाउन सिटी है अमरेली, जिला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का गांव है, और वहां पर एक 23 साल का भाई, उसकी हत्या हुई, और उसकी बहन, सगी बहन, जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, 10th और 11th में पढ़ती हुई, उसने उसकी हत्या कर दी। और की कैसे? चलो ना भाई, अपने आटा पाटा रमिए, चलो दबाई स्पाइस खेलते हैं। देख, तू चेयर पे बैठ जा, मैं तेरे हाथ को बांध देती हूँ, हाँ, और तेरे आंखों को पट्टी बांधती हूँ, और फिर एक घर में कहीं पर छिपकर मैं आवाज दूंगी। तुझे बताना है कि मैं कहां पर हूँ, किचन में हूँ, बेडरूम में हूँ, ड्राइंग रूम में हूँ, वॉशरूम के पास हूँ, मैं कहां पर हूँ। ओके? भाई ने सोचा कि ठीक है, जरा मस्ती के मूड में बहन, तो चलो खेलते हैं। उसने आंखें पर पट्टी बांधने दी, चेयर के साथ हाथ बांध दिए, फिर वो किचन के पास गई, आवाज दिया, तू किचन के पास है? ठीक है। इतनी बड़ी चाकू लेकर किचन से अंदर आई, और वो भाई तो हाथ से बंधे हुए थे, और इधर पेट में और सीने में इतने जोर से स्टैबिंग किया, 3 मिनटों के अंदर भाई की लाश गिर गई। 23 साल का भाई, और उसकी हत्या की 16 साल की उसकी सगी बहन ने। कैसे हुआ? बिकॉज ही वॉज अ हर्डल एंड ऑब्स्टेकल बिटवीन एन अफेयर। ये लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जो कि उससे बहुत बड़ा था। बहन तू बड़ी छोटी है, नादान है। मैं कैसी नादान? तुझे सब लिबर्टीज मिलती है, मुझे ही लिबर्टी नहीं मिलती है। बस बहुत सारे घरों में शायद आपको चलता होगा, ये रफ्तार चलता होगी, आपको बहुत बुरा लगता होगा ना। बहनों को मैं बोलता हूं, भैया को आप सब जगह पर जाने देते, बस हम महिला लोग के लिए ही सब नियंत्रण है क्या? वो जाता है तो कोई नहीं बोलता, वो रात को 1:30 बजे आता है, 11 बजे से पहले वापस आ जाना। ये रोक हमको ही लगाते हो, इसको क्यों नहीं लगाते? बस भाई और बहन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, और कॉन्फ्लिक्ट के शिकार बनते हैं माँ बाप। उसको मोबाइल दे दिया जब वो 8 में था, मैं 8 में है तो मुझे मोबाइल नहीं मिलता है। क्यों नहीं? मोबाइल का मिसयूज मैं ही करती हूँ क्या? वो नहीं करता है क्या? लेकिन आपके ऊपर अननोन कॉल्स ज्यादा आएंगे, उसके ऊपर शायद नहीं आएंगे। वो करेगा,
आप सहोगे, वो करेगा और आपको कोई करेगा, इतना एक रूल है तो है। और माँ बाप के हृदय में आपके प्रति बहुत लगाव है ना, तो इसलिए वो आपके नियंत्रक बनते हैं। ये नियंत्रक माँ बाप हमको खपते नहीं, हमको अच्छे, हम अच्छे उनको लगते भी नहीं अच्छे। ये लगता है ये कैसे, ये क्या बड़े बॉडीगार्ड बन के बैठ गए हमारे लिए। बार बार बात मत जाओ, किसका फोन था, धीरे धीरे क्यों बोलती है, जोर से बोल। कुछ 4 बार फोन आता है, कट करती है, कट करती है, कट करती है, और फिर टक 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 मैसेज कर दिया, डोंट कॉल नाउ, हो गया, बात खत्म। पिताजी बोलते क्या है, उनको दिमाग में नहीं आएगा क्या, मन में ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों कर रही है। वो आपके कितने चाहक है, आपके रक्षक है। ऐसे पिताजी और ऐसे ममतालू माताजी हमको अच्छे नहीं लगते। वो हमको तो ऐसे लगते हैं ये क्या बीच बीच में आते हैं। दे आर ऑब्स्टेकल्स इन आवर हैप्पीनेस, एक्चुअली इन फैक्ट दे आर द पर्पस ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड नॉट एन ऑब्स्टेकल। लेकिन हमको लगता है ऐसा है कि वो बीच में आने वाले हैं। ये हमारे बीच में एक खिली है, खिली, वो आयरन नेल जो लगता है ना, तो हाथ में लगता है खिला, बस ये बीच में क्यों आए, ये ऑब्स्टेकल है, इसको हटा दो। ये भैया बड़े बीच में आने वाले हैं। 16 साल की उम्र, कितनी बाली उम्र है, कच्ची उम्र है, नॉट इवन गॉट वोटिंग राइट्स, नो ड्राइविंग लाइसेंस, एंड शी कैन नॉट ड्राइव अ कार, शी कैन नॉट ड्राइव अ बाइक, शी कैन ड्राइव हर लाइफ ऑन हर ओन। अपनी लाइफ को अपने आप से ड्राइव करना चाहती है। 16 साल की उम्र, 15 पूरे हुए, 16 लगा और किसी के पीछे लग गई और वो बीच में आने वाला था। अरे तेरे से 7-8 साल बड़ा है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, उसमें क्या है। When heart speaks, age is no matter. क्या डायलॉग है ना सब। When heart speaks, age is no matter. भले ही वो 40 साल का और मैं 22 साल की हूँ, तुझे क्या है, हमारा बॉन्डिंग है। अरे क्या, उसके साथ मिलना जुलना नहीं है, रिश्ता तोड़ दे। कैसे तोड़ दे, 1.5 साल से है। अरे तो तू सब 14.5 साल की थी क्या। वो जो बातचीत हुई और वो लगा कि ये भाई को सब पता है, देख मैं पिताजी को बात, देख पिताजी को मत बता, पिताजी को मत बता। ये बेटी को लगा कि कुछ ना कुछ बता देगा तो बड़ी रोक लगेगी। इसको तो ओवररूल करना आसान है, लेकिन पिताजी को ओवररूल करना बहुत इजी नहीं है। और पिताजी भड़क गए तो मेरी तो वाट लग जाएगी, फिर मेरा मोबाइल भी छीन लेंगे, नहीं बाहर जाने देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। ठीक है, ये कांटा है ना, चलो कांटे को निकाल देते हैं। 16 साल की उम्र, आपने शायद, आई बेट फॉर श्योर, आप सब ऐसे ना ऐसे कोई एक कैरेक्टर को जानते रहोगे जो 15, 16, 17 साल की कच्ची उम्र में किसी के साथ भाग गए हो, किसी के साथ किधर गुम हो गए और माता और पिता पीछे रोते रहे। आपको पता नहीं कि क्या होता है, ये गली के अंदर क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं। और कोई नजर से नजर मिलती है तब पता भी नहीं है कास्ट है, इंटर कास्ट है, कौन सी कास्ट है, हम क्या वो क्या, कौन से रिश्ते, कुछ कोई देखने वाला नहीं है। बस हृदय से हृदय मिलता है, आंख से आंख मिलती है। बस एक अच्छा सा लड़का है, क्या बेहतरीन लड़का है, और उसकी एक बाइक है, इतनी सुपर इंपोर्टेड बाइक है, रोज नया मोबाइल लेके आता है, रोज नया ड्रेसअप है, इतना हैंडसम लगता है, 6 पैक बॉडी है, क्या स्टाइल से बाइक पे बैठता है, बाइक घुमाता है, अटकाता है, मुझे लिफ्ट देता है, ये स्माइल देता है। और द गाय, वाओ। और लड़की गई उसके पीछे, एक मोबाइल, एक स्माइल और 1-2 ड्रेस दिला दिए, गए आप काम से, फिसल गए और लग गए उसके पीछे की सीट में, गए घूमने और गए काम से। कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। आपके बाप की ताकत नहीं है कि आपको सच बात बता सके। सच तो आपके अंदर के आत्मा को ही पता है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो आपको ही पता है। और किस नतीजे पर आप जाते हो, कौन सा परिणाम आप लाते हो, वो आपको ही पता है कि कौन से लेवल पर अपना जीवन गया। 16, 17, 18, 19वें साल में जीवन बर्बाद होता है। 2 एक्सट्रीम है ये जीवन में। 25 साल 26 साल होने पर कोई लड़की बोलती है शादी करने की कोई जल्दबाजी मत करो। 26 साल हुए, हाँ, लेकिन जल्दबाजी मत करो, मैं अपने आप सोच के जवाब दूंगी। और 19वें साल पे बाप को पता चलना है शी इज ऑलरेडी मैरिड, उसने तो शादी कर भी ली है और 6 महीने के पहले कोर्ट में कर ली, रजिस्टर दिखा। ये देखो क्या बीतेगा उस पे, और क्या मुंह बताएंगे वो लोगों को, पता नहीं है। अरे आप क्या देख कर गए थे उसके पीछे, अरे जो भी देखा था, रोज की नई बाइक, अरे वो रोज की नई बाइक नहीं थी, वो रोज की नई बाइक नहीं थी, वो एक ऑटोमोबाइल वाला, एक बाइक का व्यापारी था, उसका मित्र था, उसके पास से भाड़े पर लाता था, किराए पर लाता था। एक नई बाइक दे दे जरा, ये ले ले 2000 रुपए, ये पूरा दिन लेना है मुझे। तो नई बाइक रोज लेकर आता था ताकि आपको पटाखे लेके जा सके। रोज नया मोबाइल कहां से लाता था, एवरी संडे एवरी फ्राइडे नया मोबाइल हाथ में, 40,000 का, 55,000 का, 70,000, 60,000, 35,000। अरे हर एक दिन देखो व्हाइट ग्रे, क्या मोबाइल है, क्या नया मोबाइल आता है। हाउ कैन यू अफोर्ड? अरे पिताजी के पास पैसे ही पैसे, और किसके लिए है, तो आप उनके लिए। और आप उनको तो बहुत शौक है, बहुत शौक है आप उनको तो है ना, 15 दिन हुआ ना तो मोबाइल आउटडेट लगता है, पता ही नहीं। ये शायद गलत भी होगा, लेकिन
I can't dare to use it more than 15 days. I can dare to spend 50,000 bucks, but I can't dare to use it for 15 days. कंटिन्यूस एक मोबाइल हाथ में लगता है ना तो उंगली चिपकती नहीं, मुझे नया चाहिए, फ्रेश। क्या मोबाइल है उसके पास, आपको पता भी नहीं रहेगा। उसके चाचा का लड़का, भतीजा, वो कजिन भाई है, उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, उसके पास जाता है, भैया नया मोबाइल कोई आया क्या? ठीक है, शाम को आ, मैं इंतजाम करता हूँ। और वो कजिन करेगा उसका इंतजाम, क्योंकि उसका भी कुछ लफड़ा है, इसका भी लफड़ा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों के पिताजी अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत केयरिंगली सपोर्ट करते हैं। और वो बोलता है, एक क्लाइंट आया, साहब मोबाइल रिपेयर करना है, कितने दिन, शाम को रात को लेके आऊं? पूरा पानी में गिरा हुआ है, 4 5 6 दिन लगेंगे, ऐसे तो 2 दिन तो सूखना देना पड़ेगा ना। तो नहीं साहब, ये पूरी सब अंदर सब चीज है ना, तो मुझे काम लगता है बिजनेस की सब चीज अंदर है, और मैं बैकअप नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन पानी में गिरा था ना, बकेट में अंदर गया था ना, तो कहा तो पूरा गीला हुआ है ना मोबाइल, तो ऐसे कैसे 4 घंटे में होगा? 4 दिन के 5 दिन के बाद आओ। नहीं साहब, अरे तो लेके जाओ, मोबाइल रिपेयर करना है ना, ठीक से करना है, मैं तो 4 घंटे में कर दूंगा, वापस आओगे कल? नहीं ठीक से करना है, तो फिर 4 दिन के बाद आओ। ओके सर। तो 4 दिन के लिए वो गया, इसको बोलता है ले 3 दिन के लिए मोबाइल रख, ला 200 रुपए। और वो मोबाइल लेके वो लड़की को पटाता है, अपना तो नया मोबाइल है, किसी का लिया हुआ, धपा हुआ, और मोबाइल लेकर लड़की को, नकली मोबाइल असली लड़की। ये क्या नतीजा आता है? और ये देखकर सब दौड़ते भागते उसके पीछे, पता नहीं कि क्या गलत फहमी है। बहुत इमेच्योरिटी है, बहुत इमेच्योरिटी। और ये इमेच्योर अवस्था में हम जो कुछ भी करते हैं, शायद ही खुलकर हमको कोई सच बोलने वाला है कि आप क्या करने जा रहे हो। कोई हमको नहीं बताएगा। इतने गलत वातावरण में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, कोई सदाचार का पाठ हमें शिक्षण में नहीं मिला, मूल्यांकन सिखाने नहीं मिले। माँ और पिताजी अंदर से बहुत चाहते भी हो, लेकिन बोलने की ताकत उनमें भी नहीं रही, क्योंकि हम अभी ग्रोन अप है ना। आई एम नॉट अ किड, प्लीज कीप योर माउथ शट, बीच में मत बोलो। सब बात में बीच में बक बक करते हो। आप पौषध करते हो तो मैं ना बोलती हूँ क्या? आप उपवास करते हो, हमने कभी ना बोला क्या? तो हम रात को जाते हैं, ना मत बोलो। अरे रात को जाते हो, कितने बजे आओगे? आप पौषध करने गए थे ना, 8 दिन के बाद आए, हम तो 2 दिन में आते हैं। बोलना मत बीच में। क्या है, कहां जाते हो? इंडस्ट्रियल विजिट। इंडस्ट्रियल विजिट का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको ही पता है, दूसरे किसी को पता नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल विजिट? व्हाट इज द मीनिंग? आईवी એટલે કોઈ આવી એટલે તમે ભાગ્યા। इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पर नाइट आउट्स, डेटिंग, ये सब जो चलता है वो इतना लफड़े की बात है, ये सब आक्रामक है। सीखते हैं वहां से। अनजाने आदमी को एक चॉकलेट के नाम से हम प्रपोज कर सकते हैं, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? घूम फिर कर वहीं यहीं वापस आना होगा। हमारा पूरा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, आई बेट फॉर श्योर कि वापस आना ही होगा। सही बात यह है कि हम टाइम पर वापस आए। अपने आने वाले बच्चे अगर ट्रैक पर आ जाएंगे, क्योंकि तब तक लोगों को पता चलेगा, लेकिन इट विल बी हेल्पफुल फॉर देयर लाइफ। अपनी लाइफ तो गई ना काम से, तो अच्छा है कि आज ही सोच समझकर अपनी बात, अपने जीवन को सुधार ले, तो ये अपने लिए अच्छा होगा, उनके लिए तो अच्छा कंफर्म होने वाला है। इतना कल्चर स्ट्रॉन्ग रूट्स और स्ट्रॉन्ग बेस लेकर बैठा है कि ये कल्चर को तोड़ने की ताकत किसी रावण में नहीं। 108 रावण पैदा हो, भारत के कल्चर को कोई नहीं तोड़ पाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं आपको बताता हूं, छोटा था ना, छोटा, शायद मुझे याद है टीवी में कोलगेट की एड देखी थी बहुत साल पहले। आप नीमक घिसते हो, वो दातन आते थे, पता है दातन? हाँ, लिमड़ा का दातन बोलते हैं उसको। वो टाइगर डेजर्ट बेचने आती थी। टाइगर डेजर्ट ये पता है? टाइगर डेजर्ट, वाघरण। अच्छा नहीं लगता ना वाघरण बोले तो, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आई से इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर टाइगर डेजर्ट। वो बेचने आती थी। दातन लियो साहब, दातन, दांत एकदम चोखा मजबूत, गीले भी पीले भी नहीं हो रहेंगे, और मजबूती के साथ आप ये नीम का दातन इस्तेमाल कीजिए। बस वो जो 2 स्माइल के साथ बोलती ना, ये एडवर्टाइजमेंट थी। वो टाइगर डेजर्ट के मुंह से बहती हुई एडवर्टाइजमेंट थी, और लोग खरीद लेते थे। आप दातन घिसते हो नीम का, आप नीमक घिसते हो उंगली से, ये लीजिए कोलगेट लीजिए, बहुत अच्छा है। रगड़ रगड़ कर दांतों को मजबूत बनाइए, चमकीले बनाइए। और हम कोलगेट पे आए, और 40 साल 35 साल के बाद आप देखे, वो लारा बहन, प्रियंका बहन आज बोल रहे हैं, आपके टूथपेस्ट में नीमक और नीम है क्या? नहीं, ये लीजिए, मैं ये सोचता हूं, तो हम पहले क्या करते थे? नीमक और नीम तो घिसते थे, और वो दोनों
पेड़ पर से गिरते हुए बोलता, अरे आपके पास आपकी पेस्ट में नीमक और नीम है क्या? नहीं, हमारे बाप दादा के पास तो थे लेकिन आपने छीन लिए। पुलिस रखने चाहिए। ये लीजिए कोलगेट एक्टिव सॉल्ट, ये लीजिए, और नीमक और नीम की ताकत उसमें है। तो क्या हम तो पहले यही तो करते थे, बैक टू बेसिक। इसको बोलते हैं बैक टू बेसिक। पता हो गया? 35 साल में घूम फिर कर वहां पर आए ना, यहाँ पर। वैसे ही हम कंफर्म बोलता हूं मैं, श्योर आपको यहीं पर वापस आना होगा। सदाचार के मूल्यों को, भारत के कल्चर को वापस आप अपने जीवन में नहीं टिकाओगे, आपके बेटे को, आपके होने वाले संतान को ये पता चलेगा कि जो हमारे दादाजी के पास था और पिताजी के पास नहीं था, वही असली था। आपके बेटे को पता चलेगा कि जो मेरे दादाजी के पास था और मेरे माताजी के पास नहीं था, वही असली था, और मैं वही अपने जीवन में लाने वाला हूं। अच्छा है कि आप पीवाईएस में आते हो तो आप उनको बताना कि हमने तो पीवाईएस में से इनको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो बोले उससे अच्छा हम पहले से ही सुनकर समझकर अपने ट्रैक पर आ जाए तो अच्छा है। तो पूरे कैरेक्टर को घूम फिर कर यहां लाना है। किसी को पता नहीं चलता कि ऐसे होने वाले दिनों में एक क्राइम सीरीज जब बहती है, एक ऐसे रोमांटिक सीन्स जो बनते हैं, ऐसी फ्री एक्सपोजर, मीडिया पे वाइल्ड एक्सपोजर जो चलता है, एक टीवी पे एक पिक्चर बताना है तो 200-250 कट लगाने पड़ते हैं, उसके पहले टीवी पर बता नहीं सकते। तो ऐसे पिक्चर बनते क्यों है देश में? 200-250-300 कट लगाने के बाद आप पब्लिकली डिस्प्ले में रख सकते हो, तो आपने बनाया क्या? 200-250 कट लगाते हैं रील में, और 2.5 घंटे 3 घंटे में इतने 250 कट, यानी इसका मतलब क्या हुआ? जितनी मिनट है उससे ज्यादा कट, एवरी 40 सेकेंड्स अ सिंगल कट। इसका अर्थ ये हुआ ना, ऑन एन एवरेज एवरी 40 सेकेंड्स एक कट, एवरी 40 सेकेंड्स एक कट। पिक्चर बनती है तब कैमरामैन बोलता है कट 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 कट, और बनने के बाद सेंसर बोर्ड वाला बोलता है कट कट कट, ये भी बोलता है। जब नहीं बोले तो आपको कट कट लगती है, कट तो करना पड़ता है। 2.5 घंटे का पिक्चर, 3 घंटे का पिक्चर 250-300 कट के साथ पब्लिक में बताते हैं तो भी अच्छे लोग बोलते हैं बहुत बुरा है, पब्लिकली फैमिली के साथ देख नहीं सकते, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अगर ओरिजिनल देखा होता तो बेहोश हो जाता, बेहोश हो जाता। ये क्या है? ऐसे आपने सुना नहीं होगा, ये अमरेली की घटना जब बनी ना, बहुत दिल में दर्द हुआ। एक 16 साल की गुजराती लड़की अपने भैया, जिसको 15 दिन पहले बड़े प्रेम से राखड़ी बांधी थी, उसके पास से कितने पैसे ले, सब मेंशन किया है। भाई को राखड़ी बांधने वाली, और भाई चिरायु बने, लंबा आयुष्य उसका बने, उसकी दुआ देने वाली वही बहन उसके जीवन को समाप्त करने वाली बनी, और 16 साल की उम्र। डर गई, शावर बात लिया, ब्लड स्टेन सब साफ किया, और फिर बाहर निकली और चिल्लाने लगी, मेरे भाई को किसी ने मार दिया, मार दिया, मार दिया। आज सब लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ? अरे मैं तो शावर बात ले रही थी, कोई घर में आ गया, दरवाजा खुला था, अरे किसी ने मार दिया, रोने लगी। पुलिस आई, पुलिस ने देखा, गौर से देखा, पुलिस तो पुलिस है, 16 साल की कच्ची उम्र में यू कैन कमिट अ क्राइम, यू कैन नेवर कमिट अ सेफ क्राइम। तो पुलिस को पता लगा, और ठीक से, इतने बड़े घर की बेटी थी कि उसको रिमांड पर भी नहीं ले सकते, ऐसा लिखा था। मैंने केस स्टडी देखा, वी वर नॉट इन द स्टेज टू टेक हर ऑन रिमांड। वो इतने अच्छे घर की बेटी थी, आप सोचिए कि शायद आपके ही घर की थी, कैसा लगेगा आपको? और फिर बताया उसको, हमारे पास सब सबूत है, हमने ब्लड सैंपल्स लिए अपने शावर बात के साथ। ये तो ब्लड सैंपल्स में, वाटर सैंपल्स में ब्लड आता है, ड्रेनेज में देखो, आप बोल दो वरना बहुत बुरा होगा। शी कन्फेस्ड, क्या मैंने किया है। आपने किया? तो हाँ। कैसे किया? कैसे किया बताया, हम खेल रहे थे और मैंने एक काम कर दिया, उसके हाथ बंधे हुए थे, तो इसने हाँ कैसे बोली हाथ बांधने को, मैंने खेल का नाटक किया। अरे क्या इंटेलिजेंस ये है, ये क्राइम इंटेलिजेंस बोलते हैं। कहां से सीखा? और हर स्टेटमेंट, ये मैंने क्राइम पेट्रोल से सीखा। हर स्टेटमेंट, मैं ये सच बताता हूं, उसका ये स्टेटमेंट है वो लड़की का कि आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। ये सीरियल के माध्यम से मैंने ये सीखा कि अच्छा ये भी एक ढंग है किसी को उड़ाने का, बहुत ये सेफेस्ट साइड। वो अपने पे विश्वास रखेगा और उसको रेजिस्टेंस के बाहर लाने के लिए उसके हाथ बांध दो, वो तैयार हो जाएगा। खेलने का मौका और मारने का मौका एक ही साथ, बहुत अच्छी बात बनी। अच्छा, उसके बाद 2 दिन के बाद अखबार में मैंने स्टेटमेंट पढ़ा शिवाजी साटम का। आप पहचानते हो शिवाजी साटम? एसीपी प्रद्युमन, शिवाजी साटम का फोटो के साथ स्टेटमेंट है। मैं वर्ड टू वर्ड ये स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं। ये क्राइम सीरियल्स आप लोग के बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मत देखें। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इसको लेट नाइट टाइम शेड्यूल में डाल दे, ताकि बच्चे सो जाने के बाद बड़े लोगों को देखना है तो देखे। वो देखते हैं, करते नहीं, ये देखते हैं और करते ज्यादा है। ये बच्चों के लिए नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइल्ड लॉक की सिस्टम है। चैनल्स, क्राइम चैनल्स अलग है, जो कि अलग चैनल पे प्रसारित होती है,
लोकल चैनल पे प्रसारित नहीं होती। पूरा पैक जब खरीदते पैकेट तो वो चैनल जिसको खरीदनी है वो खरीदते, बाकी परचेस भी नहीं करते। और अगर लेते तो चाइल्ड लॉक लगा देते ताकि बच्चों वो सीरियल देख ना पाए। हम आपको, शिवाजी साटम बोल रहा है, हम आपको ध्यान से कह रहे हैं, नाउ टाइम इज अप कि सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करे और ऐसी सीरियल के लिए टाइम शेड्यूल बनाए और कुछ टीवी पे कंट्रोल करना सीखे, ताकि अगले आने वाले दिनों में ज्यादा दुर्घटनाएं न बने। 18 साल से जो क्राइम सीरियल का जाना माना चेहरा है, ये शिवाजी साटम का खुद का स्टेटमेंट है। इससे ज्यादा वजूद वाली बात और हैवी वेट वाली बात मैं किसकी बताऊं? कोई भी लॉजिक की जरूरत नहीं है, कोई भी क्लू की जरूरत नहीं है, कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है। शिवाजी साटम इटसेल्फ उसके शब्द बोलते हैं कि ये बहुत बुरी हालत में रख गए अपने संतानों को। 16-18 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, और वो बोले कि अगर कौन किसकी किस तरीके से हत्या करता है, कौन सा क्राइम प्लान बना था, प्लेटफॉर्म कैसे बनाया, अगर ये जानकारी न मिले तो आप शायद ऑर्थोडॉक्स गिने जाओगे। इट्स हैप्पी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स, डोंट बी ट्राई टू ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। लेकिन मैं बुजुर्गों से नहीं, विनती करता हूं युवाओं से, बच्चों से, ये सब आप मत देखे। वो ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है कि जो क्राइम सीन में 18 साल से है, 20 साल से है, जाना माना चेहरा, सबकी बदली हुई, उसकी नहीं हुई, और वो बोल रहा है, उसकी आत्मा रो रही है। पता नहीं ये सीरियल के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ तो एक डिफेंसिव स्टेटमेंट दे देना, ये डिप्लोमेसी है या एक्यूरेसी है या इंटीमेसी है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है। उसके मन में तो क्या है पता नहीं, कि शब्द में तो दर्द है। तो हम कुछ नहीं सीखते इससे। मीडिया एक्सपोजर ने कहां तक पहुंचा दिया ये युवा धन को। एक अच्छे गुजरात के खानदान की गुजराती लड़की, यू कैन नॉट इमेजिन फॉर हर टू बी अ बुचर एंड स्लॉटर हिज ओन ब्रदर, हर ओन ब्रदर एट द एज ऑफ 16। जब उसने हाथ में भिंडी लेकर, कभी भिंडी को काटी नहीं, दूधी को समारा नहीं, और अपने भाई की छाती, सीने में और पेट में छुरी लगा दी। इतनी जलन वो हो गई, जल्लाद सी हो गई। तो ये कैसे हुई? जस्ट एक स्क्रीन प्ले था, उस स्क्रीन प्ले से उसने सीख लिया। एक अच्छे संतान को, अच्छे इंसान को बिगाड़ने में मीडिया एक्सपोजर ने बहुत वाट लगाई। किसी को पता भी नहीं है ये क्या हो रहा है, और पूरे दिनों में मीडिया एक्सपोजर इतना बड़ा, और देखते ही रहे। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पूरी वाट लगाते, और जब तक वो चलता है तब किसी को पता भी नहीं है। अब 1 महीने से आप देख लीजिए, 1 महीने से मैं बताता हूं, पूरे 1 महीने से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 1 महीना हुआ पूरा, 1 महीने से ये घटना, इंद्राणी मुखर्जी का नाम और हार्दिक पटेल का नाम, चौथा कोई नाम है क्या मीडिया में? एक अनामत का आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है। दूसरी बात रही शीना बोरा केस की, इंद्राणी मुखर्जी। अरे एक है कौन? इतने तो प्रणब मुखर्जी भी प्रसिद्ध नहीं हुए थे। ये है कौन? और आप 24 तीर्थंकर नाम पक्के करते थे ना, छोटे पहला ऋषभदेव, बिजाजीत नाथ, त्रीजा संभवनाथ, वैसे उनके पतिदेवों का नाम पक्का करे, पहला ये, दूसरा वो, तीसरा ये, वो भी पक्का नहीं रहेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है पूरा फैमिली ट्री, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कहां से घुसना कहां से निकलना, वही बीच में फंस गई तो आप कैसे निकलोगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन मीडिया में पूरा यह केस चला। और इस बीच बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो मीडिया में कभी आती ही नहीं। 1 महीने के पहले की घटना मैं बताता हूं, बहुत दर्द होता है ऐसी घटना बताने में भी। जब पढ़ता हूं, देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मीडिया के पास वक्त नहीं है, सुझाव नहीं है, दृष्टि भी नहीं कि ऐसी घटनाएं हो जाती है। आपने ना शायद नाम भी नहीं सुना होगा, मोहननाथ गोस्वामी। आपने नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना है, बेट फॉर श्योर कि किसी ने नहीं सुना होगा। मोहननाथ गोस्वामी, वो भारत का एक जानबाज सैनिक है, वो लाजवाब जवान है, जो वो ऐसे फोर्स में था 19-20 साल की उम्र में, एट द मोस्ट अर्लियर स्टेज ही जॉइंड द आर्मी। वो 20 साल का तो पूरा भी नहीं हुआ था, आर्मी में ज्वाइन हुआ। और एक एलाइट पैरा कमांडोज, सिर्फ ये देश के नहीं, दुनिया के कोई कोने में जाकर सबसे मोस्ट टफेस्ट असाइनमेंट पार गिराना है तो वो ये कमांडोज को देते हैं। और उसमें ये टॉप पे थे, एलाइट पैरा कमांडोज की टीम में जुड़े हुए थे पिछले थोड़े सालों से। क्या उसकी तरक्की हुई होगी, कैसे जानबाज हो गए, कैसे शूरवीर हो गए। सिर्फ 30 साल की उम्र, 31st रनिंग। और पिछले 23 अगस्त के दिन उसको पता चला, हुंडवारा एरिया है कश्मीर की उस बाजू पर, कुछ आतंकवादी अंदर घुस गए हैं और प्लान बनाया है कि कश्मीर में बम ब्लास्ट करेंगे। और वो रहा नहीं, हमारे देशवासियों की जान जाए और हम जिंदा रहे क्या? अरे नहीं हो सकता। जब हम बैठे ना, तब तक हमारे देशवासियों की कुछ नहीं हालत बिगड़ेगी। वो निकल गया वहां से, बंदूक भर के वो निकला और रात को वापस आया
पूरा दिन कमांडो ऑपरेशन करने के लिए गया और रात को वापस आया, पूरी तरह से घायल था, यहां से लहू के निशान थे, खून बह रहा था, वो जिंदा था लेकिन घायल की अवस्था में था। 3 आतंकवादियों को साफ करके आया था, 3 को मौत के घाट उतर कर आया था। सबने उसका स्वागत किया, कमांडो वेलकम वेलकम, व्हाट अ ब्रेवरी, व्हाट अ विगर, क्या आपने कमाल की बात की, 3 आतंकवादी को मार दिया। इधर से यहां से सब खून बहने लगा। 23 अगस्त 3 आतंकवादी को ठार करके आया, 24-25 सब जगह पर बैंडेज लगा था। 26 सुबह अर्ली मॉर्निंग समाचार मिला, इस बाजू पर कुछ आतंकवादी फोर्स कार्यरत है, शायद 1-2 दिन में कुछ अनहोनी बनेगी। क्या अरे मैं बैठा हूं, किसके बाप की ताकत है हमारे देश में अंदर आए और धमाल करे। और वहां से वापस बंदूक लेकर निकला। 26 अगस्त में 2015 की बात बताता हूं, अपने PYS 57 के बाद की बात और 58 के पहले की बात। और उस दिन वो वापस गया और रात को वापस आया पूरी तरह घायल होकर, दूसरे 3 आतंकवादी को साफ करके। 6 आतंकवादी को 3 दिनों में साफ किया उसने, मौत के घाट उतारा और इतने घायल अवस्था में वो वापस आया। और 26 अगस्त के दिन रात को पूरी रात उसकी चिकित्सा चली, बैंडेज लगाए, स्टिचेस लिए, जहां पर भी कुछ भी लगा था। इतनी परेशानी, इतनी जलद पीड़ा थी, पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर में दर्द था, लहू बह रहा था, लेकिन वो आंखों में हंसी थी, मुख पे मुस्कान थी। देशवासियों की सुरक्षा के लिए बस मुझे जो कंसर्न है ना, बस वही मेरा असली शौर्य है और वही मेरा धन है, भले ही कुछ भी हो जाए। 26वीं तारीख, उसके बाद वो उठने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन 1 और 2 सितंबर, आज से 30-29 दिन पहले की बात, उसे पता चला कि ये पिछले साइड में एक जंगल का गीच विस्तार है, वहां से कुछ आतंकवादियां अंदर घुस रहे हैं। वो रह नहीं पाया, बोला कि ठीक है, आपको जो भी करना है मैं फैसला करके आता हूं, लेकिन तेरी अवस्था क्या है, कुछ भी हो वो अंदर नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, सीमा पार उनको करके आऊंगा। वो गया, ऐसी हालत थी उसकी कि वो नहीं जा सकता था, लेकिन वो गया और गीच जाड़ी के बीच छिपकर उसने देखा, पता नहीं कहां पर कितने और कितनी संख्या में और क्या हाथ में शस्त्र लिए हुए वो आतंकवादी आए हैं, उसे पता भी नहीं था। गोलियों की बौछारें छूटी, ऐसी सामने आमने सामने गोलियों की बौछारें छूटी, 1-2 गोली मार दी और चारों ओर से जो गोलियों की बरसात बरसने लगा, उसको लगी आई एम सराउंडेड बाय ऑल द टेररिस्ट, आई एम इन द मिडल ऑफ ऑल। चारों ओर से गोली आ रही थी, वो यहां से डक करके अपने आप को बचाए रखा। फिर उसने भी देखा कि अब एक ही बात है, खुले मैदान में आ जाओ, जान तो जाएगी लेकिन जाने से पहले कितने को लेकर जाती है वो देखना है। वो कूद कर आ गया बीच में और अंधाधुंध गोलीबार किया, 1, 2, 3, 4 को मारा और इस बीच इतनी गोलियां उसके शरीर में लग गई, 4 को खत्म किया विदिन 7 to 8 मिनट्स। इतनी और फायरिंग किया, लेकिन चारों ओर से जो गोली की बौछारें छूटी, पूरा शरीर जर्जरित हुआ एंड ही पास्ड अवे। ये 2 सितंबर की बात है, 3 सितंबर की, आज 29 दिन हुए और भारत के किसी नागरिक को ये मोहननाथ गोस्वामी की नाम की भी पता नहीं। एक आदमी मर गया और वो जब मरा उसके अंतिम शब्द थे, भारत की सुरक्षा यही मेरी भावना है और भारत के प्रति लगाओ, भारत की भूमि का लगाओ, यही मेरी चाहत है। एक कोइंसिडेंस था, 29 साल की उसकी पत्नी का नाम भावना था, एक 6 साल की बच्ची थी उसका नाम भूमिका था। वो भावना और भूमिका देखकर बेहोश हो गए, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इतने गौरव से कहते हैं, बड़ी होगी ना ये मेरी बेटी तब कहेगी, कोई पूछेगा कि तेरे पिताजी को लेके आना कल स्कूल में, पिताजी नहीं आएंगे, वो स्वर्ग के शहंशाह है। तेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, हर एक के दिल में बसे हुए हैं। 11 दिनों के अंदर 10-10 टेररिस्ट को अकेले हाथ, सिंगल हैंडेड यमराज के धाम पहुंचाने वाला ये मर्द का बच्चा चल बसा और भारत के एक भी टीनेजर को इसका नाम तक पता नहीं। न्यूज मीडिया वाले को कोई सेंस भी नहीं, ऐसा कह सकता हूं मैं कि इसके कोई न्यूज ऐसे प्रसारित करके पेट्रियोटिज्म दिल में बढ़े, कोई नहीं। प्रदीप जी कवि की बात आपने सुनी होगी, शायद वापस वो उनकी पंक्तियां याद आती है और वो पंक्ति शायद मुझे लगता है बहुत साल पहले कवि प्रदीप ने बनाई थी और वो पंक्ति शायद ये मोहननाथ गोस्वामी जी के लिए ही बनी थी, उनके लिए ही बनी थी और वो किसी को पता भी नहीं था। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, एक ने 10-10 को मारा फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तब कहते हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं।
कैसे थे वो दीवाने, कैसे थे अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप भूल ना जाओ उनको, इसलिए कहते कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। किसी को पता हिंसा से कोई भाईचारा नहीं है मेरा, खूना मरकी से कोई मित्रता नहीं है मेरी, संयम जीवन में हूं और किसी की हिंसा में मेरा कोई अनुमोदन भी नहीं है। लेकिन सोल्जर्स, शहीदों के दृष्टांत में बार बार आपको देता हूं इसीलिए कि उनके शहादत की कोई भी चितार की भावना हो आपके पास। क्या करता है ये मीडिया, व्हाट द हेल दिस व्हाट्सएप इज डूइंग, और आप किसी ने इसके लिए एक तारीफ के दो शब्द भी नहीं लगाए, किसी ने नहीं लगाए। कितने गलीज जोक्स, कितने नॉनवेज आइटम्स हम पेश करते और शेयर करते सबके साथ, और एक आदमी 29 दिन पहले हमारे बीच में से चल बसा और उसके शहादत की कोई एक रजिस्ट्रेशन भी, एक रिकॉग्निशन भी हमने किसी ने नहीं दिया। भारत के शायद ही कोई नौजवान को पता होगा कि नैनीताल के अंदर पैदा हुआ एक लड़का 30-31 साल की उम्र में अब 29 साल की बीबी भावना और 6-7 साल की बेटी जो भूमिका उसको छोड़कर चल बसा, और इसलिए ताकि आप सब सुरक्षित रह पाओ। ये देश के अंदर जो सुरक्षा है वो सो नहीं सकता। उर्विल भाई ने पहले ही बताया ना, देश के नौजवान आप सो नहीं सकते, आप सो जाओगे तो हम कैसे जग सकेंगे, हम सोएंगे, आप नहीं सो सकेंगे। यू आर नॉट टू स्लीप, यू आर टू बी अवेकन, आपको जागते रहना है। लेकिन उनके शहादत की कीमत क्या है? सज्जाद अहमद जिंदा पकड़ा पाकिस्तान के आतंकवादी को, वो यही हीरो था जिसने उसको एक को जिंदा पकड़ा और पुलिस के हवाले दिया। ये 29 दिन पहले की बात, 29 दिन के पहले वो शहीद हुआ, शहादत की भावनाएं उसके पास प्रसारित हुई। मोदी जी ने बहुत कुर्बानी की तारीफ की, सैनिकों ने ऐसे जबरदस्त सलामी के साथ उसका मृतदेह जब गांव में आया तो लोगों ने इतने फूलों की बरसात बरसाई, लोग देखते रह गए और पूरे गांव में ऐसा माहौल था कि जैसे भगवान प्रकट हुए, ऐसा माहौल बना था। और उसके डेड बॉडी को जब लेके गए, हजारों आंखों में से पानी बह रहा था। वो थे जो उसके साथ जुड़े हुए ग्रामवासी थे। पूरे भारतवासी क्या करते थे, वो मरे अपने ग्रामवासी के लिए नहीं, भारत के लिए, भारत की धरती के लिए और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। बाहर के लोग आकर हमारे लोग के ऊपर शासन करे तो क्या हिफाजत थी, क्या उसमें तकलीफ क्या है? लेकिन हमारे कल्चर को मेंटेन करने वाले हमारे शासक होते हैं। बाहर वाले कौन है हमारे ऊपर शासन करने वाले, वो आक्रमण करने वाले कौन है? ये जो पेट्रियोटिज्म की भावना शायद आज के टीनेजर्स में दे आर लैकिंग दिस फैक्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज मैं आपको ये उदाहरण देता हूं ना, शायद 10 साल के बाद ऐसे उदाहरण मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसी शहादत की भावना भी नहीं बची होगी। पेट्रियोटिज्म परिवार से लुप्त होता जा रहा है। टीनेज के खून में से, उनकी रगों में से देश भावना च्यवन पाकर बिक रही है, और ग्लैमर और इतनी अच्छी और बुरी फ्लेवर्स वो खून में बह रही है, हम बोल भी नहीं सकते।